चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अमरनाथ पासवान जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता अमित तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं और राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर। हिंदी खबर पर करेंगे नीरज पोद्दार जी का। सर, 400 पार के आंकड़े के साथ बीजेपी मैदान में उतर चुकी थी, ऐलान भी कर चुकी थी, और अब 295 का आंकड़ा इंडिया गठबंधन दे रहा है। क्या आंकड़ा आप समझते हैं? मतलब ये कि जो एग्जिट पोल होते हैं वो कहीं ना कहीं एक चुनाव का संकेत, चुनाव परिणामों का संकेत होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ एक नाड़िया वैद होते हैं, तो वो नाड़िया वैद क्या करते हैं, वो नाड़ी पकड़ करके व्यक्ति को बताते हैं कि भाई इस व्यक्ति के शरीर में ये कमियां हो सकती है, या इस व्यक्ति के शरीर के अंदर बुखार है और वो बुखार शायद 101 डिग्री या 103 डिग्री, अब वो हो सकता है 1 डिग्री ऊपर भी हो, 1 डिग्री नीचे भी हो, लेकिन जो फाइनल जो रिजल्ट आता है वो थर्मामीटर लगाने पे आता है, या यूं कहें कि जो वैज्ञानिक रूप से जो जांच करवाने का सारी चीजों का पता चलता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो नाड़िया वैद होते हैं वो कहीं ना कहीं उस चीज के एक जो संकेत जो होते हैं, संकेत के बारे में वो बता देते हैं कि ये किस दिशा में जा रहा है। उसी तरीके से एग्जिट पोल है। अब रही बात, देखिए जिस तरीके से आपने देखा होगा कल मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने तमाम विपक्ष की जो मीटिंग बुलाई थी एनडीए में, इंडिया गठबंधन की मीटिंग बुलाई थी, और उसके बाद में 295 का आंकड़ा दिया। देखिए इसमें कहीं कोई अवैधानिक नहीं है, कोई अनैतिक नहीं है, उनका सत्वाधिकार है। वो 295 की जगह 495 भी बोल सकते हैं, उसके लिए उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं। लेकिन ये वास्तविकता, इसको धरातल से दूर इसलिए मैं मानता हूं क्योंकि यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं की कढ़ाई में मेरा वाला मसाला डाल करके, और मुझे वाला अगर व्यंजन बनाना चाहते हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। ये कहीं ना कहीं उसी टाइप का है। और जिस तरीके से देखिए, मैं बार बार जब से चुनावों की घोषणा हुई है 16 मार्च से, तब से मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव एक तरफा है। ये चुनाव कहीं ना कहीं विपक्ष की जो स्वीकार्यता है, विपक्ष की विश्वसनीयता है, उसके ऊपर सवाल है, उसके ऊपर ये चुनाव है। लेकिन विपक्ष उसी को मानता नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ एक इकोसिस्टम ऐसा तैयार हो गया जो हरेक चुनाव से पहले एक ऐसे वातावरण का निर्माण करता है, और आप ये मान के चलिए स्वयं चुनाव लड़ने वाले उससे भ्रमित हो जाते हैं, इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों। उनको ऐसा लगने लग जाता है कि भाई हाँ ठीक है, जो हारने वाले उनको लगने लग जाता है हम जीत रहे हैं, और जो जीतने वाले उनको लग जाता है कि हमारी गाड़ी कहीं ना कहीं नहीं है। लेकिन वास्तविक धरातल के ऊपर वो चीजों की, यानी कि जनता की नब्ज टटोलने या नाड़ी टटोलने के लिए कोई टिकता नहीं है। तो आप और हम, यानी कि आपके जो चैनल के पत्रकार, आपके जो चैनल के जो कोरेस्पोंडेंट, वो और हमारे जैसे लोग जनता के बीच में जाते हैं और साइलेंट जनता से है भाई आपका क्या मूड है, आप किस तरीके से, तो वहां पे जाकर के असली बात निकलती है। जबकि राजनीतिक व्यक्ति चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो चाहे कांग्रेस के हो, वो जितने मिलते हैं उनके समर्थक मिलते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि 10,000 बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है तो इसका मतलब तो हम जीत रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस पैमाने से बाहर निकलना पड़ेगा। और कुछ यूट्यूबर पत्रकार और कुछ सैफों ऐसे हैं कि जो इस चीज के ऊपर अपनी दुकानदारी चलाई हुई है, और कहीं ना कहीं इसी चीज को लेकर के विपक्ष कहीं ना कहीं मची भ्रम में रहता है। चाहे आप 5 राज्यों के चुनाव परिणाम देख लीजिए आज के 5 महीने पहले, लेकिन इस दौरान जो है 2-3 स्लॉट चल रहे हैं। जब से एग्जिट पोल आया 2-3 स्लॉट चल रहे हैं। पोद्दार जी से मेरा एक यही सवाल है कि कई आंकड़े सामने आ रहे हैं पोद्दार जी एग्जिट पोल में, अलग अलग पोल सामने आए। कभी 400 पार, एक तो जो बीजेपी नारा दे रही थी, कई पोलिंग ने वहां तक भी पहुंचाया है, 350 भी रखा है। और अगर बुरी सिचुएशन में भी देखा जाए 200 के पास भी अगर पहुंचती है, 250 भी पहुंचती है अगर बीजेपी, तो एनडीए के घटक दल मिला करके 30-40 सीटें मान लीजिए, तो क्या सरकार बना पाएगी, या फिर 295 की बात जो इंडी गठबंधन की तरफ से की गई है कल, वो सफल होगा? मनीषा, आप मेरे से 3 महीने से लगातार यही सवाल पे जवाब ले रही है, और मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2019 का जो उनका चुनाव परिणाम था, लगभग उसी चुनाव परिणामों की पुनरावृत्ति करने जा रही है। ये बात मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि जहां पिछली बार, आपको 2 भागों में इस चीज को बांटना पड़ेगा कि पहला वो राज्य जहां पे पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट 90% से ऊपर रहा था, और फिर वो राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट 20% से नीचे रहा था। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जो नुकसान उन राज्यों में होगा जो बीजेपी डोमिनेटेड स्टेट थे, उनमें जो नुकसान होगा, वो नुकसान ये जिन राज्यों के अंदर पिछली बार
कुछ खास नहीं कर पाए थे, वहां से उस नुकसान को ये पूरा करेंगे। और अभी जो आप चर्चा कर रहे थे कि तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्या करी, देखिए निश्चित रूप से आपको ये चीज भी समझनी पड़ेगी कि राजनीतिक रूप से कहीं पे भी अपना प्रसार करने के लिए 3 चीजें अनिवार्य होती हैं। पहली चीज होती है आपकी इंटैक्ट विचारधारा, इस चीज के अंदर कोई किंतु परंतु नहीं। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है तब से उसकी अपनी विचारधारा एक इंटैक्ट विचारधारा है। और उसके बाद में एक जिसको कहते हैं डायनामिक लीडरशिप, डायनामिक नेतृत्व। तो जिस तरीके से तमिलनाडु में इस बार भारतीय जनता पार्टी को के अन्नामलाई के नाम का डायनामिक नेतृत्व मिला। अब आप कहेंगे वहां पर मोदी जी, देखिए मोदी जी का तमिलनाडु के अंदर इतना कोई स्वीकार्यता नहीं थी, पहले भी नहीं थी और आज भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोग उनसे उतना कनेक्ट नहीं कर पाते। उसका विशेष कारण ये है क्योंकि वहां पे जो भाषाई अंतर है, यानी कि वहां जो हिंदी भाषी लोग हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप से दूर समझा जाता है। लेकिन ये अन्नामलाई उनका चारित्रिक, उनका सामाजिक और उनका अपना व्यक्तिगत एक इतना बड़ा प्रभाव है क्योंकि वो आपको पता होगा आईपीएस से नौकरी छोड़ करके और जिस तरीके से उन्होंने आईपीएस के अंदर अपनी सेवा देते हुए जो वहां पर एक प्रतिष्ठा कमाई थी, उस प्रतिष्ठा का लाभ उनको आज राजनीतिक रूप में मिल रहा है। और आज भी जिस तरीके से वो जनता के साथ जुड़ रहे हैं, तो के अन्नामलाई जैसा डायनामिक नेतृत्व किया। अब तीसरी चीज होती है किसी भी राजनीतिक रूप से प्रसार करने वाली चीज होती है, वो होती है धरातल पे संगठन। तो तमिलनाडु के अंदर यहाँ पे जाकर भारतीय जनता पार्टी कमजोर नजर आती है कि उनका धरातल तो इतना बड़ा संगठन है नहीं। वरना वहां पे आपको जो 2019 के अंदर बंगाल के अंदर बम्पर जो जीत मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, कहीं ना कहीं इस बार वैसा आपको वहां पे नजर आने को मिलता। लेकिन संगठन के प्रभाव में, संगठन के अभाव में भारतीय जनता पार्टी वहां पे छुटपुट जो अपनी जिसको कहते हैं प्रेजेंस या अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने में कामयाब होगी। लेकिन इन चीजों के अंदर आपको एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, चुनावों को मैंने बड़ी बारीकी से देखा। आप यकीन मानिए मैंने हजारों लोगों से व्यक्तिगत रूप से और बिना किसी राजनीतिक प्रभाव के, मतलब सामने वाले को ये चीज बिल्कुल महसूस नहीं होने दी कि मैं किस राजनीतिक पार्टी से बायस्ड हूं। वो उनको तरीके से जब जांच की तो मैं आज आप जानकारी के लिए बताऊं कि अगर 61 वोट पड़े हैं तो 61 वोट में से 25 वोट भारतीय जनता पार्टी को इसलिए पड़े हैं क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते थे और 25 वोट विपक्ष को इसलिए पड़े हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। लेकिन जो 10-11 वोट या 8-10 वोट जो पड़े हैं वो इसलिए पड़े हैं क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी तो निराश है, लेकिन उससे ज्यादा निराश वो विपक्ष से है। विपक्ष उनको कहीं भी कनेक्ट नहीं कर रहा। तो ये चीजें मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चिंता करनी चाहिए, इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए कि लोग मन मार करके उसको वोट दे रहे हैं, लेकिन वो ऐसा कितनी बार करते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे। तो ये विपक्ष को भी समझना चाहिए कि वो जनता से कनेक्ट क्यों नहीं कर रही, वो क्या गलती करते हैं। बार बार जब विपक्ष गलत ट्रेन पकड़ता है तो गलत गंतव्य पर पहुंचता है, ये विपक्ष को भी समझना पड़ेगा। जी बिल्कुल। देखिए पोद्दार जी, निरंजन जी, बीजेपी और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सभी अपनी अपनी जीत के दावे तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर पूरे एग्जिट पोल या पूरे चुनाव को अगर आप देखें किस नजर से देखते हैं आप, क्योंकि कई पोलिंग पे 350 बीजेपी है, किस नजर से देखते हैं आप? देखिए मैं आपकी सारी बातों का जवाब। और एक चीज और, जब भी एग्जिट पोल आता है पोद्दार जी, 40 से 50 सीट्स का अंतर हमेशा देखने मिला है। 2014 में भी, 2019 में भी कुछ ऐसा ही अंतर था। देखिए आपका इस चीज के बारे में आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो नाड़िया भेद होता है उसके पास थर्मामीटर नहीं होता है, लेकिन वो एक अनुमान बताता है। वो अनुमान में कुछ घटक बढ़त तो होना स्वाभाविक है। तो एग्जिट पोल जो है वो एग्जिट पोल नहीं है, वो अनुमान है। वो आपको ये रुझान बताता है कि जनता का मूड क्या है, जनता किस तरफ जा रही है। अब उसके अंदर जो आंकड़े हैं, एग्जिट आंकड़े को ईवीएम मशीन ही दे सकते हैं, वो कोई भी एग्जिट पोल नहीं दे सकता, पहली बात। दूसरी बात देखिए, अभी जो अशोक यादव जी जो कह रहे थे, उन्होंने कहा कि पोद्दार जी कह रहे हैं कि 19 की पुनरावृत्ति होगी, वो कैसे होगी। देखिए अशोक जी ऐसा है, मैं आपको बता रहा हूँ, निश्चित रूप से आपकी बात से मैं सहमत हूं कि जनता के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कामों को लेकर के बहुत जगह रोष था, बहुत चीजें ऐसी थी जो जनता के लिए संतुष्टि लायक नहीं थी। बहुत सारे मुद्दे थे जो जनता जिन चीजों से परेशान थी। लेकिन वास्तविकता मैंने आपको क्या कही, आपने अपने मतलब की बात छाट ली मेरी, और दूसरे के मतलब की बात को आपने छोड़ दिया। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जनता
जितनी भारतीय जनता पार्टी से उन चीजों को लेकर निराश थी, उससे ज्यादा निराश विपक्ष से गए, क्योंकि जी। जनता को ये भरोसा नहीं है कि विपक्ष अगर चुनाव जीत करके आता तो विपक्ष हमें नौकरी कैसे दे देगा, विपक्ष हम महंगाई कैसे कम कर देगा। आपने जो घोषणा पत्रों के अंदर आपने रोड मैप तो दे दिया, हम 1 लाख रुपए नाम देंगे, हम बच्चों को अप्रैल दे करके 1 लाख रुपए उनको दे देंगे, ये कर देंगे, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि वो जो एमएसपी दे देंगे, इन सारी चीजों के लिए जो 30-32 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा चाहिए वो कहां से लाएंगे, वो आपने कहीं उसकी कोई व्याख्या नहीं करी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जनता इन सब चीजों को बड़ी बारीकी से समझती है। अब वो जमाना नहीं रहा कि पहले जब 2-2, 3-3 दिन से गाँव में अखबार पहुंचते थे और जिसमें जो लाइन लिख जाती थी लोग उसको शाश्वत सत्य मान लेते थे। आजकल लोग अपना विवेक भी साथ में लगाते हैं। जी। तो जनता इस चीज को देख करके मतलब विपक्ष की आज की स्थिति ये हो रही है आस्था कि विपक्ष अगर अकेला दौड़ेगा तो भी सेकंड आएगा। ये मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ, क्योंकि विपक्ष ने, और सबसे बड़ी बात जो इसके अंदर जो जुड़ती है वो ये जुड़ती है कि जिस तरीके से एक अपीजमेंट का जो मामला है, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा मजबूत मुद्दा अगर इन चुनावों के अंदर भी मैं मानता हूं तो वो है हिंदुत्व का, वो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का, वो है राष्ट्रवाद का। और कहीं ना कहीं विपक्ष यहाँ पे जाकर के हर बार जो जिसको कहते हैं चुनावी पंडित तो बन जाते हैं, चुनावों के दौरान तो मंदिरों में भी चले जाते हैं, लेकिन 365 दिन और 12 महीने जब इनकी जो राजनीति चलती है उसके अंदर कहीं ना कहीं ये उस अपीजमेंट के अफीम से बाहर नहीं निकल पाते। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावों से 1.5 महीने पहले अखिलेश जी जो राम मंदिर से दूरी बना करके बैठे हुए हैं, वो जाकर के और मुख्तार अंसारी की अतीक अहमद की वहां जाकर के उनसे मुलाकात करते हैं, मुख्तार अंसारी के यहाँ जाकर के मुलाकात करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है इन चीजों को जो देश का बहुसंख्यक समाज अब दिन प्रतिदिन रूप से जागृत हो गया, वो इसको दिन प्रतिदिन रूप से मॉनिटर करता है। और कहीं ना कहीं उनके मन में आज भी इस चीज की आशंका है कि अगर इनको शासन व्यवस्था में ले आए तो ये कहीं ना कहीं आज की जो हमारी दुर्गति है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, इससे बड़ी दुर्गति अपोजिशन के शासनकाल में हमारी हो जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से निराश होने के बावजूद वोटर आपसे आसानी तो नहीं हो रहा, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। जी। तो ये तो वही बात कह रहे हैं आप कि मोदी के आगे ना कोई था ना है, और वो भरोसा बनाने में तो इंडी गठबंधन वैसे भी कामयाब नहीं हो पाया। पोद्दार जी को देख लेते हैं, पोद्दार जी बड़े मुस्कुरा रहे हैं, कहिए। मुस्कुराने का कारण ये है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता आते हैं टीवी चैनलों पे, वो ये कहते हैं कि मोदी जी की सुनामी चल रही है जी। और निश्चित रूप से मैं उनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन इनको ये चीज समझनी चाहिए कि इस शब्द का भी अर्थ समझे, क्योंकि सुनामी जो है वो विध्वंसक होती है, विनाशकारी होती है। तो निश्चित रूप से भारत के अंदर मोदी जी की सुनामी चल रही है। आम जनता भारत के अंदर आप ये समझ लीजिए बड़ी परेशान है इस सुनामी से। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भारत की जनता करे क्या, क्योंकि विपक्ष जो है वो इतना ज्यादा फाउल करता है कि वो स्वयं गेम से बाहर हो जाता है। और वो जो जिसकी तो सुनामी से जो जनता परेशान है, क्योंकि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, अमित जी को मेरी बात हो सकता है बुरी लगे जी। निश्चित रूप से विपक्ष गलती ये करता है कि जो सकारात्मक विपक्ष होना चाहिए, वो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका ना निभा करके वो केवल मोदी जी का कुर्ता खींचने को लगा रहता है कि मोदी जी वहां क्यों चले गए, मोदी जी कन्याकुमारी क्यों चले गए, मोदी जी ने फलाने को इंटरव्यू क्यों दिया, वो चमची हो गई, वो चमका हो गया, पता नहीं जिन चीजों का जनता से सरोकार नहीं वो मुद्दे उठाते हैं। मुद्दे तो उठाने चाहिए, वो उठाने चाहिए कि आज जिस तरीके से जीएसटी का मुद्दा है, लेकिन विपक्ष में क्या उठाए, जिस तरह जीएसटी लागू हुई तो जीएसटी कमेटी जिसने निर्धारित किया था उसके अंदर 14 प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के थे और बाकी के जो 14 प्रतिनिधि थे वो विपक्ष के थे। लेकिन उस टाइम जो जीएसटी कमेटी है उसके अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था। आज विपक्ष को ये कहना चाहिए कि जिन किसानों को आप 6,000 रुपए एक साल में दे करके आप धनाटे बनाते हो, या जिनको कहते हो कि इनको आपने बहुत बड़ी राहत देती, उन्हीं किसानों के फावले पे, उन्हीं किसानों की कुदाल पे, उन्हीं किसानों की कस्ती पे आप 12% जीएसटी वसूल करते हो। उसी किसान के ट्रैक्टर पार्ट के ऊपर आप 18 से 28% जीएसटी वसूल करते हो। तो जो किसान 1 लाख रुपए के कृषि उपकरण अगर पूरे साल में खरीदता है, अगर 28,000 सरकार को दे देता है, सरकार कहती है कि 6,000 देकर के हमने उसको ध्यान कर दिया। तो ये कहने का तात्पर्य ये है, एक मुद्दा ये है जो भ्रष्टाचार की भारतीय जनता पार्टी बात करती है,
आस्था जी, जी। ये आपको समझना पड़ेगा कि नॉर्थ ब्लॉक में हुए भ्रष्टाचार या राज्य सचिवालय में हुए भ्रष्टाचार से जनता का आमतौर पर वास्ता नहीं पड़ता है। जी। जनता का वास्ता पड़ता है जो उसके थाने में भ्रष्टाचार होता है, जो तहसील में भ्रष्टाचार होता है, जो डीएम ऑफिस में भ्रष्टाचार होता है, जो आरटीओ ऑफिस में भ्रष्टाचार होता है। लेकिन मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों के अंदर यहाँ पे जो मोदी जी कहते हैं कि जिन्होंने जनता का खाया है मैं उनसे निकलवा करके जनता को वापस लौटाऊंगा। अरे भाई, लौटाने की जरूरत नहीं है। आप जो जनता का डेट डेफिसिट पे खाया जा रहा है उसको एक बार रुकवा दीजिए, क्योंकि जनता का कौन खा रहा है? जनता का वो खा रहा है जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर है। चलिए, ये तो ठीक है पोद्दार जी, ये तो जब होगा तब देखा जाएगा कि क्या काम होता है, क्या नहीं होता है, कहाँ पे क्या होता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन महाराष्ट्र कर्नाटक को लेकर क्या आपका नजरिया कहता है? फंसा हुआ राष्ट्र महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा माना जा रहा है। देखिए आस्था जी, निश्चित रूप से मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर जो विपक्ष अपने जो सपने सजोए हुए था उनके सपनों के ऊपर धूल विचलित वो सपने होंगे। मैं बार बार आपको ये बात कह रहा हूँ क्योंकि इस चुनाव के अंदर आपको केवल एक ही चीज नजर आएगी और वो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व। क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष चाहे, आप महाराष्ट्र की बात करेंगे तो जो शिवसेना बाला साहब ठाकरे के द्वारा जिसकी स्थापना हुई और जो जय हिंदू राष्ट्र के नाम से जिस शिवसेना का उदय हुआ और अपने आप को वहां पे स्थापित किया, वो शिवसेना अगर वहां जाकर के अगर मान लीजिए वहां वंदे मातरम बोलने से परहेज करना चालू कर दे, अगर वहां पे वो टोपी लगा करके और वहां पे सावधान करना चालू कर दे, कोई भी उससे इतनी सहानुभूति नहीं जोड़ पाएगा। निश्चित रूप से आपको मैं बता रहा हूँ महाराष्ट्र में भी आपको आंकड़े चौंकाने वाले मिलेंगे और विपक्ष। ठीक है पोद्दार जी, चलिए आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी सहयोगी मनीषा भी हमारे साथ बनी हुई थी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।